हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली कपल ऑफ दिन से ये बहुत ही छाया हुआ था न्यूज चैनल्स में और कई रिक्वेस्ट भी आ रहे थे, सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि दरअसल ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से काम करते हैं, एलोकेशन क्यों किया जाता है और इससे रिलेटेड A to Z प्रोसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो मूविंग अहेड इनटू द वीडियो, जैसे कि आप सभी को भी पता है कि 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअसली सक्सेसफुली चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी और खासकर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, वो भी बहुत ही खुश हैं इन स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस को लेकर। बिड जो है वो लगभग अब तक जब हम बात कर रहे हैं डे 6 या फिर डे 7 के आसपास, तो 1.5 लाख करोड़ का माइलस्टोन जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका हुआ है। और जो कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट सा स्टेप माना जाता है 5G के रोल आउट में, तो उसी से रिलेटेड ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो इंडिया में सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो जून के महीने में रिसेंटली यूएन कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था कि इंडिया का पहला ऑक्शन जो 5G स्पेक्ट्रम के लिए हो वो शुरू किया जाएगा। और आप सभी को भी पता है कि 5G जो है वो अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा के स्पीड्स को जो वो हमें प्रोवाइड करता है। तो लगभग यहाँ पर टोटल 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ रेडियो वेव्स को जो है, जो कि एटलीस्ट 4.3 लाख करोड़ के वर्थ का माना जा रहा है, उसकी बिडिंग जो एज ऑफ नो करेंटली चल रही है। तो इसी के बारे में A to Z सबसे पहले हम थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स वगैरह ये सभी क्या होते हैं। उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल 5G का जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है 2022 में कौन कौन मेजर बिडर्स इसके लिए है, कितना अमाउंट या फिर किस तरीके से ये क्राइटेरिया वगैरह सेट किया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एक बेसिक सी चीज जो हमें जाननी है कि मोबाइल कम्युनिकेशन चलता कैसे है। देखिए आज के जमाने में तो मोबाइल के बिना जीना लगभग नामुमकिन है, खासकर यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट सब कुछ मोबाइल पर ही होता है। तो ये कम्युनिकेशन मोबाइल का किस तरीके से चलता है, देखिए बेसिक सी चीज है, रेडियो वेव्स की मदद से ही कम्युनिकेशन चलता है। ये तो जमाने से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो दरअसल यही वो रेडियो वेव्स है जो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच डिजिटलाइज्ड वॉइस या फिर डाटा को जो है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से मूव करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह वो भेजते हैं। तो इस पूरे फील्ड को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, जहां पर एक एरिया से दूसरी एरिया को ये रेडियो वेव्स जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ये तो सिंस कई जमाने से फिर कई यंग स्टेजेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस रेट के साथ ऑक्सीलेट ये करते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि ये जो रेडियो वेव्स है, ये जो एयर वेव्स है, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ है फिर किस रेट के ऑक्सीलेशन के साथ वो मूव होते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की मदद से वो यहाँ पर हमारे डाटा को, वॉइस को या फिर जो कुछ भी हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं उसे आसानी से मूव करवाते हैं। ये बेसिक सी चीज है जिसके तहत मोबाइल कम्युनिकेशन चलता है। यहाँ पर एक और दो स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स है जिनके बारे में हमें जानना है। एक है बैंडविड्थ, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। देखिए बैंडविड्थ जो है वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद इन अ गिवन बैंड पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल। एक सिग्नल को मूव करने के लिए स्पेसिफिक बैंड में कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो ऑसिलेशन यहाँ पर हो रहे हैं ये दरअसल फ्रीक्वेंसीज हैं। लेकिन यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज के बीच सिग्नल किस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, इसे हम बैंडविड्थ कहेंगे, बैंडविड्थ इसे कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑन द अदर हैंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस या फिर साइकिल्स वो कर रहा है एक सिग्नल पर सेकंड जब वो भेजता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच बैंडविड्थ में यहाँ पर कितने फ्रीक्वेंसीज के साथ वो आगे बढ़ रहा है सिग्नल पर सेकंड के स्पीड के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसी फ्रीक्वेंसी को जो है हम बैंडविड्थ के रेंजेस में कैलकुलेट करते हैं। तो दरअसल फ्रीक्वेंसी बहुत ही मदद में आती है हमारे बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने में, और स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में यही बैंडविड्थ है जो बहुत ही क्रूशियल माना जाता है स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज जो है टेक्निकल टर्म वो स्पेक्ट्रम ही जानना है। तो स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली, जब हम टेक्निकल टर्म की बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर महज उसी रेंज ऑफ रेडियो वेव्स को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसीज, उसका बैंडविड्थ और इसकी मदद से जो रेडियो वेव से हम ट्रांसफर करते हैं डाटा को, दैट इज व्हाट इट इज स्पेक्ट्रम।
और बेसिकली अगर हम यहाँ पर देख सकें तो AM और FM के रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हम सुनते हैं एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह, ये सभी के लिए भी रेडियो वेव्स ही हैं जिनकी मदद से हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो दरअसल इसी पूरे प्रोसेस को, इसी कंटेक्स्ट को दरअसल हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो जो स्मार्टफोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उसी तरीके के सेम रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन फर्क यहाँ पर बस इतना है कि डिवाइस कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पर किसकी मदद से डाटा को ट्रांसफर किया जा रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर डाटा को कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो आप टेक्स्ट, SMS, वेब पेजेस वगैरह जो विजिट कर रहे हैं वगैरह, ये किस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें डीकोड और इनकोड किया जा रहा है, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम को भी हम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज की मदद से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा बेसिक वाला AM और FM के चैनल्स होते हैं जो लगभग 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज के बीच होते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम जो है वो लगभग 800 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होते हैं और 2300 मेगाहर्ट्ज तक भी ये आगे बढ़ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए जो कॉमनली यूज बैंड्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में वो 800 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज के होते हैं। और ग्लोबल जो टेलीकम्युनिकेशन का एक दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन है GSM अलायंस, उसकी अगर रिपोर्ट की अगर हम माने तो सबसे सूटेबल जो स्पेक्ट्रम माना जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज के रेंज तक का हो सकता है। तो इसी बीच हमें उन स्पीड्स में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसा जैसा जनरेशन हमारे चेंज होते जाते हैं, 2G, 3G, 4G या फिर 5G, और सबसे ज्यादा यही रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टेक्निकल टर्म यहाँ पर हमें जो समझना है वो है सर्कल क्या होता है। देखिए हर कंट्री में इस तरीके के स्पेक्ट्रम अलोकेशंस वगैरह के लिए, स्पेक्ट्रम्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग ज्योग्राफीज डिवाइड किया जाता है और वहां पर उनकी सरकारें जो है उन्हें मेंटेन करती हैं। तो वहां पर भी ज्योग्राफिकली इन स्पेक्ट्रम के मैनेजर्स के लिए टेलीकॉम सर्कल्स बनाए जाते हैं। देखिए जाहिर सी बात है एयरवेव्स जो है वो ट्रैवल करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन या फिर आइडेंटिटी होती है, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने ये ज्योग्राफिक लोकेशंस जो है वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से सरकार जो है वो स्पेक्ट्रम को मैनेज करने के लिए पूरे देश को अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड करता है। जब हम इंडिया की बात करें तो पहली बार इस तरीके का स्पेक्ट्रम अलोकेशन या फिर ऑक्शन जो वो 1995 में किया गया था, और सिंस देन अभी एज ऑफ नाउ अगर हम कह सकें तो 22 सर्कल्स में पूरे इंडिया के ज्योग्राफिक लोकेशन को जो वो है डिवाइड किया गया ताकि हम स्पेक्ट्रम को मैनेज और अलोकेट कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टेक्निकल सी टर्म जो हम देखते हैं वो जनरेशंस की है। 2G, 3G, 4G, 5 ये जो G हम यहाँ पर देख रहे हैं इट इज एक्चुअली जनरेशन। देखिए बेसिक सा कंक्लूजन अगर हम लगाएं तो जाहिर सी बात है कि जनरेशंस यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। जैसा जैसा एडवांस्ड जनरेशन आ रहा है वहां पर हमें लेटेंसी कम देखने को मिलेगी, स्पीड और भी बढ़ जाएगी, हमारे जो कुछ भी काम वगैरह हम करने के थे वो और भी ब्रॉडन हो जाएंगे। तो ये सभी जो है वो जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और इन सभी का पर्पस एक ही है। सबसे पहला तो कम्युनिकेशन ही है, लेकिन अलग अलग बैंडविड्थ का, अलग अलग बैंड्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंस के साथ हमारे वॉइसेस, मैसेजेस, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचा सके और हमारे कन्वीनियंस को और भी बढ़ा सके। दीज आर एक्चुअली द जनरेशंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो करंटली दुनिया में छाया हुआ है या फिर रेडी है छाने के लिए दैट इज 5G टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन है, एडवांस्ड एज ऑफ नाउ माना जा रहा है। ऑफ कोर्स बातें तो 6G टेक्नोलॉजी की भी हो रही हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ फुल फ्लेज्ड 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये भी एडवांस्ड काइंड ऑफ एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है जहां पर आप वर्चुअली एवरीवन कैन बी कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। सभी चीजें, जब हम 5G की बात करते हैं तब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एलेक्सा वगैरह ये सभी कैसे चलते हैं। दीज आर एक्चुअली हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो 5G भी कुछ इसी तरीके का हमें सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हाई बैंड स्पेक्ट्रम के तहत जब 5G के इंटरनेट को टेस्ट किया गया था तो लगभग एट द पीक्स 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड 5G ने टेस्ट किया हुआ था, जो कि इनसेन माना जा रहा है, क्योंकि 4G अभी एज ऑफ नाउ जो हम करेंटली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पीक रिकॉर्ड जो था वो 1 Gbps ही था। तो आप देख सकते हैं कि 5G कितना हमारे लाइफ को और कन्वीनियंट बनाएगा, हमारी कनेक्टिविटी के स्पीड्स को और कितना वो बढ़ा सकता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई 5G के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतना जो कुछ जो है वो कंट्री में छाया हुआ है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज हमने स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ वगैरह के बारे में देखा। ऑक्शनिंग के बारे में देखते हैं।
देखिए ये तो बेसिक सी चीज है कि जब सॉवरेन टेरिटरी की हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि कंट्री, तो वहां पर पब्लिकली अवेलेबल जो कोई भी असेट्स हैं वो भारत सरकार ओन करती है। मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि इंडियन एनवायरमेंट या फिर इंडियन टेरिटरी के अंदर जो कोई भी एयरवेव्स भी है वो भी भारत सरकार के अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पर जैसा नंबर ऑफ सेलफोन का एक्सपेंशन होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वायरलेस टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के यूजर्स बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है इन सिग्नल्स को टाइम टू टाइम एनहांस करने के लिए, मूव करने के लिए। तो यहाँ पर इसी एयरवेव्स को जो है वो बेचा जाता है, अलोकेट किया जाता है, ताकि एडिक्वेटली जो कोई भी बिडर्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो आगे आए, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि इन वेव्स को ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह, वो बना सके। और जब वो बनाएंगे तो बाकी के यूजर जो कुछ भी है वहां पर उनका इस्तेमाल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उन्हें वहां पर फीस पे करेंगे। तो दरअसल स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है कुछ इसी तरीके से काम चलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर भारत सरकार की जब हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, ये स्पेसिफिकली ये स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस जो है वो चलाता है। यानी कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर बिडिंग की जाती है इन एयरवेव्स की, इन फ्रीक्वेंसीज की, और बाद में जो हाईएस्ट बिडर यहाँ पर होता है उसे स्पेसिफिकली चंद टाइम फ्रेम के लिए, और वो टाइम फ्रेम भी लगभग 20 साल के लिए ही होता है। वैलिडिटी होती है कि कितने टाइम फ्रेम तक आप ये स्पेक्ट्रम को जो है अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, एयरवेव्स को फर्दर कितने कितने बैंड्स में सब डिवाइड किए जा सकते हैं, सर्टेन पीरियड तक जो है ये बेचा जाता है और बाद में इसे रिन्यू किया जाता है। और यहाँ पर जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी कंपनी बनवा कर इस्तेमाल करती है वो बाकी के यूजर्स को भी दे सकती है, और एक स्पेसिफिक फीस बाकी के यूजर जो है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन वर्क्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हिस्टोरिकली इंडिया की केस अगर हम देखें तो पहला स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो था वो 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए किया गया था इन 1994, और बाद में आहिस्ता से एमटीएनएल और बीएसएनएल का एंट्री यहाँ पर पिक्चर में हुआ, और बाद में मेजर ऑक्शंस जो थे वो 1997 में, 2000 में, 2001 और बीच में भी किए गए थे, और रिसेंटली सबसे मेजर वन 2016 में किया गया था। 4G का रेवोल्यूशन इसी टाइम फ्रेम में तो लाया गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें तो दिसंबर 2020 में भी एक मेजर इस तरीके का 4G का स्पेक्ट्रम अलोकेशन किया गया था। वहां पर भी लगभग जो रिजर्व प्राइस रखा गया था वाज एक्चुअली फॉर 3.92 लाख करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि भारी भरकम से अमाउंट यहाँ पर लगे हुए हैं, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज भी यहाँ पर रेडी है ताकि वो स्पेक्ट्रम को अक्वायर कर सके और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा सके। करंटली अगर हम 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की अगर हम बात करें तो पिछले जून के महीने में ही भारत सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था 5G स्पेक्ट्रम अलोकेशन के लिए। उससे पहले ऑलरेडी जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया हुआ था, वहीं पर उन्होंने हमें अपडेट दिया हुआ था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 के एंड तक इंडिया में फुल फ्लेज्ड फंक्शनल 5G हमें ऑपरेशनलाइज्ड देखने को मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहला स्टेप यही स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हैं, जो कि जुलाई 2022 में एज ऑफ नाउ करेंटली चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रपोजल जो था वो ऑक्शन के लिए एयरवेव्स के लिए दिया गया था, खासकर 72,097.85 मेगाहर्ट्ज के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वैलिडिटी जो है वो 20 साल की ही रहेगी। तो जुलाई 26 को ऑक्शन स्टार्ट हो चुके हुए थे, और फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें तो 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 3300 और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड्स के लिए यहाँ पर ऑक्शनिंग जो है वो करेंटली चल रहा है। और टिल डेट जब तक हम बात कर रहे हैं तो 37 राउंड्स बिडिंग के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने लगभग 1,50,130 करोड़ के आसपास के बिड्स जो है वो रिसीव किए हुए हैं। तो ये बहुत ही भारी भरकम सा अमाउंट जो है वो ऑलरेडी बताता है, प्रूव करता है कि कितना क्रेज यहाँ पर कंपनीज में है कि वो इस 5G को जो है जल्द से जल्द रोल आउट कर सकें। और 4 मेजर पार्टिसिपेंट जो इस 5G के स्पेक्ट्रम के बिड में माने जा रहे हैं, पहला तो मुकेश अंबानी जी का रिलायंस जियो है, दूसरा सुनील मित्तल जी का भारती एयरटेल, तीसरा एक और इंटरनेशनल दिग्गज प्लेयर वोडाफोन आइडिया जो कि रिसेंटली मर्ज किए गए थे, और चौथा न्यू एंट्रेंट इस इंडस्ट्री में गौतम अदानी जी का फ्लैगशिप अदानी एंटरप्राइजेस है। तो हमें अभी रुककर देखना होगा कि किसे अल्टीमेटली या फिर कौन अल्टीमेटली इस 5G के स्पेक्ट्रम की रेस को जीतेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज भी न्यूज़पेपर में छाई हुई थी प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स के बारे में। देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अभी हम 5G के स्पेक्ट्रम एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 5G के स्पेक्ट्रम एलोकेशंस पब्लिक यूज के लिए है, लेकिन वहां पर सर्टेन एक और तबका भी है इंडस्ट्रीज का। अगर बेस्ट एग्जांपल लें तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो उसने भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है इस स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में, स्पेक्ट्रम के ऑक्शनिंग में, लेकिन यहाँ पर वो पब्लिक इस्तेमाल के लिए यूज नहीं करेंगे, वो टेस्ट एंड बिल्ड इंडस्ट्री के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, वहां पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की चीज हम कहते हैं। तो ज्यादातर ये स्पेक्ट्रम के एलोकेशन जो प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स के तहत किए जाएंगे वो बस सेलेक्टिव इंडस्ट्री के लोग ही करेंगे, और ये पब्लिक के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे।
ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये या तो टेस्टिंग के लिए ये कंपनी से इस्तेमाल करेंगे या फिर ये खुद के पर्पसेस के लिए इन प्राइवेट नेटवर्क्स को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो कैबिनेट ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन हमें नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो डिमांड्स कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले कि इस तरीके का प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स हम चलाएंगे स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने के बाद, तो उसके ऊपर अभी हमें स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन का इंडिया में, उसके साथ भी हमें बात करने पड़ेंगे, उसके रेगुलेशंस भी हमें देखना पड़ेगा। उसी के बाद हम इस तरीके का डायरेक्ट असाइनमेंट जो है जो कि स्पेक्ट्रम का इस तरीके के एंटरप्राइजेस को हम देने की सोच कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। रिव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, मोस्टली 5G के बेसिस पर ही आ सकते हैं आपको। तो सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिप्लॉयड द फर्स्ट 5G नेटवर्क, जापान, चाइना, साउथ कोरिया या यूएसए? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली साउथ कोरिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय 5G नेटवर्क। G in 5G technology stands for grade, generation, guide या फिर geography, and the correct answer is of course generation। 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन। 5G is designed to deliver peak data rates up to, कितना peak data जो है वो रेट डिलीवर करता है, 50 Gbps, 20 Gbps, 100 Gbps या फिर 5 Gbps। 4G अगर हो तो 1 Gbps तक ही जाता है, लेकिन 5G 20 Gbps तक की पीक रेट के स्पीड्स को वो ऑक्यूपाई कर सकता है, दिखा सकता है। When will be where will be 5G used, यानी कि फ्यूचर पोटेंशियल यहाँ पर किस किस में इस्तेमाल किया जा सकता है? एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, ऑफ कोर्स मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस यही तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है एज ऑफ नाउ जो चल रही है। मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, देखिए क्रिटिकल कम्युनिकेशंस खासकर ज्यादातर हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं, कई जाने बचाने के लिए भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। How is 5G better than 4G? हम ऑलरेडी 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 5G is significantly faster than 4G। Of course 4G सिर्फ 1 Gbps पर चलता है, तो 5G 20 Gbps पर तक भी जा सकता है। लो लेटेंसी है यहाँ पर, गिरावट वगैरह हमें टावरिंग में वगैरह में देखना, कनेक्शन सिग्नल्स पर इस तरीके के नहीं होंगे 4G से कंपेयर करेंगे तो। और 5G की कैपेसिटी भी बहुत ही ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर विद 4G। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चैलेंजेस क्या क्या है 5G के रोल आउट में? फ्रीक्वेंसी बैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम चैलेंजेस, यस अभी बिडिंग का प्रोसेस चल रहा है। अप्रोच फॉर 5G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट, किस किस तरीके से किया जाएगा, बाद में यूसेज किस तरीके से होगा। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी हमें यहाँ पर बिल्कुल जरूरत है, तो ऑल ऑफ द अबव इज एक्चुअली द राइट आंसर। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं 5G के? एनहांस्ड कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रीज में भी ये बहुत ही काम आएगा, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी 5G बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। What are the 5G सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ पर चंद दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वन है लैक ऑफ एनक्रिप्शन अर्ली इन द कनेक्शन प्रोसेस, यस ये एक इंपॉर्टेंट सा कंसर्न जो उठाया गया है। मोर बैंडविड्थ विल स्ट्रेन करंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ये भी बिल्कुल जाहिर सी बात है। डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, तो ऑल ऑफ द अबव इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट स्मार्टफोन विच सपोर्ट्स 5G इज, दरअसल सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च किया गया था, लेकिन वो टेस्टिंग मोड में था, लेकिन मार्च 2020 के आसपास शायद सैमसंग गैलेक्सी S20 को फुल फ्लेज लॉन्च किया गया था, जो कि पहला इस तरीके का 5G सपोर्टेड मोबाइल था जो कि अवेलेबिलिटी में पब्लिक के लिए आया हुआ था। एंड आखिर में इन इंडिया द स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड या फिर नीति आयोग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स DOT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी चंद बातें जो आपको 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। एंड वॉरियर 10 इज द कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।